हुआ है। तो आज हम देखेंगे जो सब्जेक्ट वो है संधिवात। अभी ये डिजीज इसीलिए लिया है क्योंकि इट्स अ वेरी मोस्ट कॉमन डिजीज इन करंट सिनेरियो। और जनरली ये ऐसे होता था कि ये जो रोग है वो लगभग 60+ लोगों, जो लोग रहते थे उनको ये होता था। लेकिन अब ये बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो गया है और इसलिए मैंने सबसे पहले ये सिलेक्ट किया है संधिवात। क्योंकि अगर जब तक आपको जानकारी नहीं होगी कि ये किस कारण से होते हैं, क्या होता है, हम टैबलेट्स तो लेते रहते हैं, कोई भी हो, होम्योपैथी को, आयुर्वेदिक को, एलोपैथी को, लेकिन जब तक उन कारणों का सेवन करते रहेंगे तब तक कोई भी मेडिकेशन लो उसकी इफेक्ट नहीं होगी। सभी मेडिकेशंस अपने अपने लेवल पर काम करती है, लेकिन जिस कारण से संधिवात होता है उस कारण को दूर करे बिना संधिवात कभी भी ठीक नहीं हो सकता। कई लोग ये मानते हैं कि संधिवात है, ओह तो टेंशन आ जाता है, ओह मुझे संधिवात है। वो इसलिए आता है क्योंकि मान्यता ये है कि संधिवात कभी ठीक नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है, वो 100% क्योरेबल है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दोनों भी जॉइंट्स है, बराबर है, दोनों भी जॉइंट्स है, तो दोनों भी एक्चुअली डिजीज्ड जॉइंट है। आप एक पिक्चर में देखोगे तो क्रैक आपको दिखेगा और दूसरों मतलब ये बोन्स में तकलीफ है। और जो दूसरे पिक्चर में है जहां पे साइनोवियल मेम्ब्रेन, यानी कि दो जब जॉइंट्स, जो दो हड्डियां जहां पे जॉइंट होती है तो एक कुशन मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि देखो मैं आपको उसमें हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है एकदम शाइनी दिख रहा है, वो साइनोवियल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर जेली जैसा रहता है, बराबर है। और वो यहाँ पे, हाँ, वहां पे वो घिस गया है, जैसे हम बोले ना हड्डी घिस गई या गैप कम हो गया या ज्यादा हो गया। और यहाँ पे हम देखेंगे कि बोन्स क्रैक हो गए। तो ऐसे मल्टीपल लक्षण दिखते हैं, वो आगे हम सब दिखेंगे। तो बात यह है कि ये संधिवात होता कैसे है और उसके लक्षण क्या है, बस ये दो चीज आज हम सीखेंगे। नेक्स्ट जब वीडियो, जस्ट नेक्स्ट सेशन होगा तो उसके लिए हम होम रेमेडीज क्या है वो देखेंगे और उसका जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो क्या करना है। और इतना ही नहीं, उसके लिए योगासन वगैरह कौन सा है वो हम देखेंगे जब वो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सेशन में मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले किसी को कुछ प्रश्न हो तो मुझे पूछ सकते हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं टॉपिक लूंगा। तो किसी को भी अगर यदि पूछना है तो जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है संधिवात, और जिसको मॉडर्न साइंस में कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन हमें देखना है कि संधिवात का मतलब क्या और ऑस्टियो आर्थराइटिस का मतलब क्या। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस जो रहता है, हम बोले हाँ, मुझे आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस है, एक्चुअली द करेक्ट वर्ड इज ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो ऑस्टियो का मतलब है हड्डियां, बोन्स, और आर्थराइटिस यानी दर्दनाक सूजन, यानी उसमें सूजन आना या जोड़ों की जकड़न, जो स्टिफनेस आना, जो पेन होता है, बराबर, जो सूजन होती है, दैट इज जहां पे आइटिस आता है वहां पे सूजन समझ लेना चाहिए, बराबर है। तो ये खास ध्यान में रखना है हमें। तो ऑस्टियो यानी बोन्स, आर्थराइटिस यानी सूजन। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस यानी हड्डियों में सूजन। एक्चुअली वो हड्डियों में नहीं होते, हड्डियों के बाहर जो कवरिंग होते है उस पे सूजन होती है, लेकिन वो कनेक्टेड रहती है बोन से, इसलिए वो ऑस्टियो आर्थराइटिस कहलाया जाता है। और आयुर्वेद में इसे संधिवात कहते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ संधिवात? तो पहला वर्ड है संधि और दूसरा है वात। तो संधि यानी क्या, जहां पे दो बोन्स जॉइंट होते, दो हड्डियां जब जॉइंट होती उस स्थान को संधि कहते हैं, बराबर है। और उस संधि में यदि वायु के द्वारा जो भी पीड़ा होती है, जो भी खराबी वहां पे निर्माण होती है, बराबर है, उस पूरे रोग को हम कहते हैं संधिवात। और उसमें यही बताते हैं कि संधिवात में वात प्रधान है, यानी कि वात यानी वायु प्रधान है। वायु यानी हम गैस जो बोलते हैं, लेकिन वो पेट का भी गैस हो सकता है। वायु पूरे शरीर में कहीं पे भी हो, लेकिन सिर्फ समझने के लिए, जैसे हम लोग को गैस आती है, गैस आता है,
तो जो गैस है वो उसको ही वायु बोलते हैं, और वो जब वायु संधियों में जाता है तब उसे कहते हैं संधिवात। यहाँ पे आयुर्वेद में ये नहीं बताया है कि भाई सूजन आ गई, बराबर है। हाँ, उसके अलग अलग सभी लक्षण हैं, और इसीलिए वायु जब कह दिया तो वायु के लिए जितने भी लक्षण हैं, वायु से जितने भी लक्षण उत्पन्न होंगे वो सब ये संधिवात में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे संधिवात की व्याख्या, ये हम लोग ने देख ली, बराबर है। अभी संधिवात के कारण क्या है, हो सके तो सब लोग बुक पेन लेकर बैठना, क्योंकि जैसे जैसे मैं जो पॉइंट है लेकिन उसका डिस्क्राइब मैं करूंगा, और ये तो लगभग 3-4 हजार साल पहले ये सभी ग्रंथ में लिखे हुए हैं, लेकिन जो करंट सिनारियो में जो कारण है वो हमें नोट डाउन करना पड़ेगा। देखो, पहले मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, कुछ फूड्स ऐसे है हम जो खाते हैं वो पहले ही नहीं थे। ठीक है, तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो नई नई चीजें डेवलप हुई है, तो उसको भी कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है अपतर्पण। हम बोलते हैं ना पितृ तर्पण, बराबर। तर्पण यानी उसको पुष्ट करना, हाँ? और अपतर्पण यानी उसको शुष्क करना। तो यहाँ पे अपतर्पण का मतलब है उपवास करना, लेकिन उपवास अलग शब्द है, लेकिन अपतर्पण का अर्थ है अत्यधिक उपवास करना। यहाँ पे उपवास का अर्थ ये नहीं है कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं, लेकिन जबरदस्ती भूखे रहना, बराबर है। कैपेसिटी नहीं है फिर भी भूखे रहना, या भूख में जब कहता हूं तब पानी भी उसमें आ जाता है। तो भूखे प्यासे रहना, और ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक, महीनों तक, तो उससे क्या होता है, वायु बढ़ता है। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि जिसके कारण वायु बढ़ता है, और वायु बढ़ने से वो संधि में जाता है। अलग अलग रोग भी करते हैं, लेकिन ये संधिवात ये भी होता है। इसीलिए ये जो चीज है ना, जो ज्यादा वृद्ध होते हैं, जो 70-75 प्लस होते हैं, उनका खाना कम हो जाता है, पानी पीना कम हो जाता है, तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट उनका अपतर्पण होता है, और उसके कारण वायु और बढ़ता है, और संधिवात में ज्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, तो पहला है अत्यधिक उपवास करना, बियॉन्ड कैपेसिटी उपवास करना। दूसरा रीजन है प्रपातन। प्रपातन यानी गिरना, जो फॉलिंग हिस्ट्री होती है। कोई बाथरूम में गिर जाए, कोई टाइल्स पे कोई कभी कोई गिर जाता है, कभी रास्ते पे कोई गिर जाता है, या किसी पे कोई वस्तु गिर जाती है, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। प्रपातन, पतन होना, गिर जाना। तो ये हम जनरली देखते हैं कि कई बार हम लोग कहीं पे पैर फिसल गया और गिर गए, बराबर है। फिर हमने दवाई वगैरह ली, टेम्पररी तो ठीक हो गया, जैसे दवाई बंद की, लेकिन थोड़ा 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 दर्द कंटिन्यूस रहता है और काफी लंबे टाइम तक चलता है। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि गिरने से उस जगह पे वायु आ जाता है। वायु में कैसे होता है, आहार और विहार ये दोनों से भी वायु बढ़ता है। तो विहार में उसमें भी आगंतुक यानी बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर्स कोई होता है, जैसे किसी ने डंडा मारा, बराबर है, कहीं पे हम गिर गए, या कोई चीज हम पर गिर गई। मुझे याद है तो मेरे पेशेंट को, एक जन को तो कर्णावती में जा रहे थे, और ऊपर बैग रखा, बराबर बैग रखा, और बहुत साल हो गए उसको भी, और वो बैग लोखंड की थी, जो पहले आती थी ना, वो लोखंड की बैग रख दी। तो वो भाई नीचे उतरना था, स्टेशन आया, तो बैग वो हैंडल नहीं और सीधा सिर पे गिरा, और ये शोल्डर पे। तो वो लगभग उसको भी 15-20 साल हुआ, आज तक वो पेन चालू है। तो तब हमें हेड्स ऑफ होता है हमारे जो भी आयुर्वेदाचार्य है, जो ऋषि मुनि थे, कि जिसके कारण ये हमें चीजें मिली, और आज भी वो सिद्धांत सही में होता है। जस्ट 1 सेकेंड।
तो ये होता है प्रपातन, खुद गिरना या खुद पे कुछ गिरना, दोनों चीज आ गई। ठीक है। फिर तीसरा आता है भंग। भंग यानी फ्रैक्चर, भंग यानी टूटना। हाँ, ये भी हम देखते हैं कि कई बार समझो हाथ में कहीं फ्रैक्चर हो गया, स्कूटर से हम लोग गिर गए, वो प्रपातन में आ गया, बराबर, लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुआ तो वो प्रपातन में आएगा। लेकिन अगर फ्रैक्चर हो गया तो हमें आ जाता है प्लास्टर। प्लास्टर आता है तो 1.5 महीना 2 महीना वो प्लास्टर में हाथ रहता है। ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, इमोबिलाइजेशन होता है। फिर जब प्लास्टर निकलता है तो फिर हम थोड़ा फिजियो वगैरह करते हैं। लेकिन उससे होता यह है कि यदि यंग एज है तो रिकवरी फास्ट होती है, लेकिन लेटर एज होती है और बोन्स उसके वीक होते हैं, तो उससे होता यह है कि जो संधियों में उसे फ्रैक्चर हुआ होगा या जो बोन्स में होगा और उसकी जो संधि होगी उसमें बहुत लंबे टाइम तक पेन रहता है या कांस्टेंट रहता है। या तो फिर क्या रहता है कि कभी कोई वजन उठाया तो पेन हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वायु अंदर प्रवेश कर जाता है, कहीं पे कुछ लगने से वायु का प्रवेश हो जाता है। ठीक है। फिर चौथा है क्षय, यानी शरीर का क्षय। ये चीज हमें ट्यूबरक्लोसिस जो पेशेंट है, HIV एड्स के पेशेंट है, या ऐसे कोई रोग है जिसमें शरीर कम होते जाता है, और वो जब कम होते जाता है तब सबसे पहले फैट होता है, वो फैट कम होता है। और जब फैट कम होता है तो शरीर में जो ऑयलिंग करती है चीज वो भी कम हो जाती है। और जैसे ही ऑयलिंग कम हुई शरीर में से, वायु का सीधा प्रवेश वहां पे हो जाता है। या तो वायु का प्रवेश होता है और ऑयलिंग उससे कम होती है। याद रखना हमेशा एक सिद्धांत, शरीर में कुछ भी सूख सूख जाए, ड्राइनेस आए, दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली वायु। मैं पानी रखूं और पंखा चालू करूं तो पानी सूख जाएगा, सूख जाएगा। तो कैसे सूखा? तो कि हवा से सूखा। तो हवा क्या है? वो वायु है। तो शरीर में अगर कुछ भी सूख जाए, दैट इज बिकॉज ऑफ वायु। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में अभी ठंडी के सीजन है तो कई के हाथ फट जाते हैं, कई के हाथ फट जाते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है, और फिर ये लोग ऐसे ऐसे निकालते रहते हैं, राइट? क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ वायु। फिर हम क्या करते हैं? मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं। तो मॉइस्चराइजर क्या हुआ कि वो स्निग्धता हुई, स्नेह हुआ। वैसे पैरों में भी किसी के सबके स्किन फट जाती है, तो क्यों? बिकॉज ऑफ वायु। इतना ही नहीं, जो क्रैक हील्ड हो बोलते हैं, क्रैक हील्ड, पर फिर हम वहां पे मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते, तो वो किससे हुआ? वायु। पेट की खराबी तो उसमें है ही, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट वायु का भी रहता है। ठीक है। तो शरीर में कुछ भी चीज जब धीरे 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 कम होती जाए, दैट इज बिकॉज ऑफ वायु। तो जो कैंसर के पेशेंट है, एड्स के पेशेंट है, टीबी के पेशेंट है, जहां पे शरीर की धातुएं बराबर है उस डिजनरेट होती जाती है, वहां पे ये वायु होता है और उसके कारण उनको जॉइंट्स पेन होता है, और तभी उसको संधिवात बोलते हैं। ठीक है। फिर क्या कहते हैं? जागृत। ये बहुत महत्व होता है यहाँ पे। जागृत यानी दो चीजें, एक तो एंजाइटी, मतलब हमेशा ऑलवेज अलर्ट स्थिति में रहना। क्या होगा, क्या होगा, ये करना है, वो करना है, कंटिन्यूअस वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं कि उनको शांति से बैठना पसंद ही नहीं है। कुछ काम ना हो ना तो वो लोग और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बस कुछ काम बताओ। इतने वो वर्कहोलिक होते हैं, तो हमेशा वो एंजाइटी रहती है, अरे मैं कैसे फ्री हो गई, मुझे तो कुछ काम करना है, खाली बैठकर मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो कभी खाली बैठते नहीं है, एक। और दूसरा, रात्रि जागरण। और आज के यंगस्टर्स में ये बहुत मिल रहा है। पहले होता था कि टीवी वगैरह होता था, प्राइम टाइम होता था, 10 बजे सब सो जाते थे, 10 के बाद कुछ हार्डली कुछ प्रोग्राम आते थे। लेकिन आज 10 बजे के बाद तो सब प्रोग्राम चालू होते हैं, मूवीज चालू होती है, वेब सीरीज चालू होती है। हाँ, फैमिली मेंबर्स बैठते हैं, बाहर घूमना फिरना हो जाता है, बराबर है। मैं तो सोचता था कि रात को तो सिर्फ मच्छर घूमते हैं, लेकिन यहाँ सामान्य व्यक्ति भी घूमता रहता है। ठीक है। तो ये बहुत महत्व का है। और आज के यूसर में क्या हुआ, वर्क फ्रॉम होम है, पूरा दिन लैपटॉप पे लेकर बैठे, 9 बजे फ्री होते, फिर 10 बजे वो वॉकिंग करने निकलते। जो भी कपल्स है
वो 10 बजे वॉकिंग करने निकलते हैं। मुझे पहले कहते थे कि रात को बाहर जाना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि रात को भूत प्रेत वॉकिंग के लिए निकलते हैं। बराबर, लेकिन अभी वो हम सब लोग व्यक्ति बाहर आ गए तो भूत प्रेत सब भाग गए। बराबर है। तो जो मॉर्निंग में काम करना चाहिए था, हम रात को करते हैं। कोई सीए के एग्जाम देता है, कोई इंजीनियरिंग के एग्जाम देता है, कोई कैट देता है, कोई नीट देता है। वो सब लोग क्या करते हैं? पूरी रात जागते हैं। ये बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स कर रहे हैं। उनका लॉजिक ये होता है कि रात को शांति होती है और उसमें पढ़ाई अच्छी होती है, मान्य है। लेकिन यही चीज अगर आप अर्ली मॉर्निंग करो तो आप जल्दी सो जाओ, 9 बजे सो जाओ और 4 बजे जागो, तो भी कोई डिस्टरबेंस नहीं है। लेकिन कोई ये करता नहीं है। जल्दी उठना किसी को पसंद नहीं है, लेट तक जागना सबको पसंद है। और यही भविष्य में ऑस्टियो आर्थराइटिस करता है। हमको लगता है कैसे हो गया, मैंने तो कुछ ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन सब छोटी छोटी बातें जो होती है ना, वो बहुत मैटर करती है। और इसीलिए सभी से विनती है, रात्रि जागरण कभी मत करना। हाँ, कुछ धार्मिक अनुष्ठान ऐसे रहते हैं जिसमें ये रात्रि जागरण करना पड़ता है। जैसे कि श्री कल्पसूत्र जब हम घर पे लाते हैं तब रात्रि जागरण होता है। फिर जब बच्चा जन्म लेता है उसके छठे दिन भी रात्रि जागरण करना पड़ता है। लेकिन ये होता है कि, और जैसे अभी नॉर्थ इंडिया में भी रहता है, रात्रि जगा रहता है, माता रानी का कोई रात्रि जगा रहता है, लेकिन वो कभी इंसिडेंटल रहता है, कभी कभार वो रहता है। लेकिन अभी डेली ये हो गया। हाँ, और इसीलिए मुंबई में कहते हैं कि मुंबई कभी सोती नहीं है, क्योंकि वो पूरी रात जागती है। ठीक है, तो ये रात्रि जागरण गलती से भी ये मत करना। ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है वेगा नाम च विधारणा। मैं ये आपको कर लेता हूँ स्पॉटलाइट। वेगा नाम च विधारणा यानी नेचुरल अर्जिस को रोकना। ये भी बहुत सारा हमें अभी के करंट सिचुएशन में दिखता है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कहाँ पे दिखता है। तो सबसे पहले बोलूंगा छोटे छोटे बच्चों में ये दिखता है। हाँ, सबसे पहले बच्चों को खेलना होता है तो क्या करता है, वो सू जाते ही नहीं है। वो रोकते हैं रोकते हैं रोकते हैं और एकदम जोर से आएगी फिर घर पे जाते हैं। वो इस लोभ में कि यार मेरा खेलना जो मूड है वो टूट जाएगा, वो खेलने में इतने पड़े होते हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चों में यहाँ पे होता है। फिर उससे बड़े बच्चे जो स्कूल जाते हैं, तो कई स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि वो लोग पूरी स्कूल के टाइम जो 5 6 7 घंटा रहते हैं, मतलब स्कूल बस से गए, स्कूल में आए और स्कूल से वापिस आए, तो पूरे 6 से 7 घंटे वो एक भी बार यूरिन जाते नहीं है, एक भी बार सुसु जाते नहीं है। क्यों? मैंने पूछा क्यों नहीं जाते, तो कहते वहां का बाथरूम बहुत खराब होता है। इस रीजन से वो लोग जाते नहीं। और क्या करते, वो होल्ड करते। वो मल और मूत्र, यूरिन और स्टूल, ये दोनों के नेचुरल अर्जिस को होल्ड करते हैं। ये बहुत बड़ी चूक ये छोटे बच्चों से हो रही है। ये माता पिता का कर्तव्य है कि उनको समझाए कि जैसा भी हो हमें जाना चाहिए, हमें इसे रोकना नहीं चाहिए। अगर टॉयलेट गंदा है तो उसको देखना नहीं है, वैसे भी गंदाई करने के लिए जाना है, लेकिन जाना जरूरी है, रोकना नहीं। और आयुर्वेद कहता है जो वेगों को धारण करता है उसकी बुद्धि कम होती है। उसको कहते हैं प्रज्ञापराध, यानी जो सिक्स सेंस इंट्यूजन जो प्रज्ञा होती है वो इनकी चली जाती है। तो ये बहुत बड़ा भयंकर है और ये चीज होती है। फिर सब बड़े लोग में आए हम लोग, समझो उससे थोड़े बड़े लोग जो बड़े बच्चे रहते हैं, उनके क्लासेस होते हैं, 6 6 7 7 घंटा कंटिन्यू स्टडी 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 रहती है। इसी रूम्स रहते हैं, बार बार कहाँ सुसु के लिए जाए, और वो लोग जाते नहीं और वेगों को धारण करते हैं, या पढ़ाई में इतने मग्न हो जाते हैं, बाद में जाऊंगी बाद में जाऊंगा, ऐसे करते करते वो पोस्टपोन करते रहते हैं। उसमें ये चीज होती है। कई बार कई लोग मूवी वगैरह देखते हैं तो भाई बाद में जाऊंगा करके वो रोकते हैं। इतना ही नहीं, और आप देखो कि जो शेयर बाजार में होते हैं, हाँ, इतना प्रॉफिट हो रहा होता है तो भी वो लोग वेग ग्रहण करते हैं, जो बड़े लोग में। फिर कई डायमंड बाजार में मैंने देखा है कि बार बार आप यूरिनेशन नहीं जा सकते। हाँ, उनमें भी रिस्ट्रिक्शन होता है। या फिर सपोज आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो बस में, तो वहां पे ये होता है, या ट्रेन में, लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो बीच में कहाँ जाओगे। तो ये सभी इंसिडेंट्स होते हैं छोटे छोटे, इससे भी कई सारे हैं।
तो इस कंडीशंस में मैंने देखा है कि जो लोग ये रेगुलर में वेग धारण करते हैं, ये अलग अलग रोगों से ग्रसित होते हैं। तो ये खास ध्यान में रखना, वेगों को दान मत करना। फिर आता है अति शुचि, यानी शरीर को ज्यादा शुद्ध करना। देखो, सम्यक शुद्धि बराबर है, लेकिन ज्यादा शुद्ध यानी वमन किया है तो बहुत ज्यादा वमन कर लिया, विरेचन जुलाब करवाना है, ज्यादा जुलाब करा लिया, एनीमा बहुत सारा ले लिया, बियॉन्ड कैपेसिटी ले लिया। तो ये सभी जो चीजें हैं वो वायु को बढ़ाती है और अल्टीमेटली संधिवात को जन्म देती है। फिर शैत्य आदि, यानी ठंडी के कारण। देखो, अभी क्या होता है कि ठंडी के कारण ज्यादा पेन हो जाता है हमें, बराबर, ठंडी के कारण। तो ये चीज अभी हमें दिखती है, बराबर है। तो या एक तो एक्सटर्नल जो वेदर होता है ठंडा, उसमें भी ये जॉइंट्स पेन होता है, संधिवात। और दूसरा ठंडा खाने से। कई लोग साहसिक होते हैं कि चलो ठंडी है ना तो एक आइसक्रीम हो जाए, देखते हैं बॉडी उसको ट्रेन, हमने बॉडी को ट्रेन किया है कि नहीं, हमको कुछ होता है कि नहीं। उसको साहस ने, उसको दुस्साहस बोलते हैं। तो ये यंगस्टर्स में आज ये चला है, ठंडी में ठंडा खाना, मजे से खाना, बराबर है। कोई खाता नहीं तो मैं करके बताओ, तो उसमें ठंडा आहार भी आ गया और ठंडा लिक्विड कोई भी हो वो भी आ गया। फिर वो जूस हो या फिर आइस कोल्ड कोई भी लिक्विड हो, वो सब इसमें आ गया। चलिए, बराबर है। तो ठंडे वेदर में रहना, और इसमें देखो, ठंडी की बात की और छींके चालू हो गई, बराबर। लोग एसी में सोते हैं, उनको भी ये तकलीफ होती है। तो एसी में नहीं सोना है। लोग ठंडी में भी एसी रखते हैं, लोग ठंडी में भी एसी रखते हैं। तो और होता यह है कि चिल्ड एसी होता है, लेकिन गर्म कंबल ओढ़ लेते हैं। अभी उसमें क्या लॉजिक है पता नहीं। कई लोग एसी रखते हैं, उसके ऊपर पंखा रखते हैं, तो इसमें कंबल ओढ़ते हैं, सिर को बांध देते हैं और सोते हैं। क्या लॉजिक है, समझ में नहीं है। तो ये है ना, ये चीज बहुत बड़ी स्किप होती है। जिनको जॉइंट्स पेन है अभी, वो लोग भी ये चीज फॉलो करते हैं कि ठंडी एसी वगैरह चालू रखते हैं, और उससे होता ये है, जॉइंट्स पेन कभी भी उनका ठीक नहीं होता। एक बार जो हम गरम गरम सेक करते हैं और दूसरा पूरी रात एसी में सोते हैं, बराबर। ठीक। फिर आता है त्रासद। त्रासद यानी भय, त्रासद, त्रासद, भय, जो हमेशा फियर में होता है। देखो, ये एक हम लोग ने फिजिकल रीजंस देखे, ये एक साइकोलॉजिकल इश्यू है। और कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं, थोड़े साइकोसोमैटिक रहते हैं, जो हर चीज में डरते हैं, या मैं कहूँ हर चीज में नर्वस होते हैं। कुछ काम करते हैं, बोलते इसको खराब तो नहीं लग जाएगा ना, उसने कुछ किया, अरे इसने मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोचा ना, बराबर है, अरे ये मेरे से गलती तो नहीं हो जाएगी ना। और सतत 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 भय अवस्था में रहते हैं, और उनको भविष्य में वायु बढ़कर संधिवात होने की शक्यता पूरी होती है। तो इसलिए भयग्रस्त मत हो। फिर आता है रुक्ष, ये भी बहुत बड़ा महत्व का है। सूखे पदार्थों का अधिक सेवन। बोलो, आज के टाइम में आप कोई 5 नाम दे सकते हो कि जो सूखा पदार्थ खाते हो, जनरली जिसको हम सूखे पदार्थ में कैलकुलेट कर सकते हो। तो चैट में आप भेजो, देखो टू वे कम्युनिकेशन होगा तो मजा भी आएगा आपको। तो मुझे बताओ, सूखे पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, बताइए, चैट में आप भेजो। सूखे पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? खाकरा, परफेक्ट। और इसलिए कई लोग बोलते हैं खा ख रा, उसका उल्टा क्या होता है, रा ख खा, खाकरा आ गया उसमें।
ठीक है। और एक बहुत बड़ी फेमस चीज है जो लगभग सब लोग खाते हैं, और वो ऐसी चीज है जो पहले नहीं खाते थे पहले के जमाने में, लेकिन अभी खाते हैं। बोलो ऐसी चीज कौन सी है? सोचो सोचो। बस दो ही? आप लोग 21 मेंबर हो, उसमें से दो ही जन। नमकीन तो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो तो वायु शामक है, नमक जो है वो। तो नमकीन नहीं, हाँ। जो फ्राइड चीज रहती है उसकी, मतलब वो चीज से आप कंपेयर कर रहे हो मेरे ख्याल से, तो वो यस, वो ड्राई में आता है, चिप्स। हाँ, वो भी एक होता है, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो फ्राइड होता है, तो मतलब तेल तो उसके अंदर रहता है। तो ऐसी चीज जिसमें घी या तेल ही ना हो। बोलो ऐसी कौन सी चीज हम खाते हैं? केक, पूरी? केक की पूरी? नहीं है, पूरी है लगती। हाँ, केले पूरी। ठीक है। और एक चीज ऐसी है जो लगभग सब लोग खाते हैं, तो वो एक्चुअली खाना नहीं चाहिए, और उसमें भी लेडीज लोग खास खाते हैं। हाँ, चलो एक क्लू दे दो, ममरा, परफेक्ट, कुरमुरा। कुरमुरा, और उसका एक भाई है। कुरमुरा का भाई कौन है? पोहा। नहीं, पोहे में तो क्या हम लोग फिर सब मिक्स कर देते हैं ना। हाँ, उसका वगर भी हो जाता है। ठीक है, तो हम उसको ड्राई में नहीं बोलेंगे, हाँ। कुछ लेवल पे ड्राई है क्योंकि उसमें तेल कम रहता है, एकदम ड्राई नहीं है। देखो, कुरमुरा का भाई है पॉपकॉर्न। हाँ, थोड़ा हम वघार देते हैं, लेकिन उसमें भी कम रहता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा रुक्ष पदार्थ अगर कोई हो और हम खाते हैं, वो है सैलेड। सैलेड खाने से वायु बढ़ता है। वायु बढ़ने से चर्बी कम होती है, और इसलिए जिसको वेट लॉस करना है वो खा सकते हैं। लेकिन वो भविष्य में यदि अधिक वायु बढ़ गया, तो वही सैलेड संधिवात को जन्म दे सकता है। तो ये सैलेड खाने से पहले आप देख लेना कितना जरूरी है आपके लिए। कोई लोग ऐसी सैलेड खाते रहते हैं कि वजन बढ़े नहीं इसलिए। नो, वजन बढ़ना यानी सिर्फ फैट बढ़ना ऐसा नहीं होता। मसल मास बढ़ना, बोन डेंसिटी बढ़ना, हाँ, ये सभी भी चीजें उसमें होती है। लेकिन किसी का वो सिर्फ वजन देखते हैं, लेकिन बीएमआई नहीं देखते। हमें एक्चुअली बीएमआई देखनी चाहिए, और उससे फिर पता चलता है कि हाँ यस, मेरी बॉडी ठीक है कि नहीं है। ठीक है। हाँ, डॉक्टर करते हैं ये। लेकिन देखो कैसे रहता है कि दो सिस्टम है, आयुर्वेद सिस्टम है और एक मॉडर्न डाइट सिस्टम है। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन आयुर्वेद सरेट क्रॉस कहता है कि कोई भी चीज बिना पकाई नहीं खानी चाहिए। और हाँ, एक चीज को एक बार पकाया तो बार बार पकाना भी नहीं चाहिए, वो भी आयुर्वेद कहता है। लेकिन कंप्लीट कच्चा स्ट्रिक्टली आयुर्वेद में ना है। आप कहीं पे भी कोई भी वैद्य के पास जाओ, वो बोले कई ग्रंथ में लिखा नहीं कि ये कहाँ चाहिए। मॉडर्न डाइट सिस्टम है, वो उनके हिसाब से है। मैंने बोला ना, शायद अगर चर्बी कम करनी हो तो आप लो तो अच्छा है, लेकिन याद रखना कि वो अग्नि को भ्रष्ट करती है, यानी दुष्ट करती है, अग्नि को बिगाड़ती है, अग्नि को, पाचन तंत्र को बिगाड़ता है, कच्ची चीज है। ठीक है। फिर आता है क्षोभ। ये छोटे बच्चों से लेकर बड़ों में ये चीज देखने मिलती है। हालांकि बच्चों की क्या ग्रोथ की उम्र होती है, इसलिए ज्यादा उनको पता चलता नहीं है। लेकिन लगभग 40 के आजू बाजू में यदि ये चिड़चिड़ापन यानी फ्रस्ट्रेशन, छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर देना, ये देखो ये मानसिक कारण है। देखो वो अपने ऋषियों ने देखो कितना सुपर बताया है कि चिड़चिड़ापन साइकोसोमेटिक जो डिसऑर्डर है, ये मन के जो भाव है उसकी असर डायरेक्ट जॉइंट्स पर होती है। हम सोने की दवाई लेते हैं, हम महंगी महंगी कैल्शियम की दवाई लेते हैं, लेकिन क्या हमने ये सोचा कि हमारे स्वभाव के कारण ही मुझे संधिवात हुआ है, और स्वभाव सुधारने से वो ठीक भी हो सकता है। यहाँ पे चिड़चिड़ापन भी लेना है, डिप्रेशन भी लेना है, स्ट्रेस भी लेना है, लो फीलिंग जो होता है वो भी लेना है, बात बात पे गुस्सा हो जाना, बात बात पे चिढ़ जाना, हाँ, अपना स्वभाव भी इतना खराब बना देना, वो चीज धीरे धीरे वायु को बढ़ाती है और अल्टीमेट संधिवात को बढ़ाती है। ठीक है। फिर आते हैं कषाय, यानी कसेले।
यानी जो तूरे पदार्थ रहते हैं, जैसे कि सोपारी, आपने सोपारी खाई होगी, तो उसका जो टेस्ट है उसको कषाय रस बोलते हैं। छाछ है, वो भी कषाय रस वाली है। या आपने त्रिफला तो सबने खाई होगी एक बार, तो उसका टेस्ट कैसा है? बस वो चीज ज्यादा खाना, त्रिफला ज्यादा खाने से नहीं, लेकिन आपको सिर्फ टेस्ट के बारे में। लेकिन हाँ, जो बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, ये सभी जो चीजें हैं वो कषाय रस है, सोपारी या जो पान या मावा, वो ज्यादा खाने से वायु बढ़ता है, और वायु बढ़ने से ये बोन्स डेंसिटी है वो कम होती है, और हमको पेन वगैरह होता है। तो ज्यादा सुपारी, पान, मावा, तम्बाकू, और जनरली तम्बाकू वाले तो अभी ज्यादा है, तम्बाकू और बीड़ी सिगरेट वाले, उनको ये संधिवात बहुत अर्ली एज में आ जाता है। फिर आता है तिक्तता, यानी कड़वे खाद्य पदार्थ। देखो ये भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। क्या होता है, कई बोलते हैं कि मैं तो रोज उसको कड़वाहट खिलाती हूँ, मैं मेरे बच्चे को रोज कड़वाहट खिलाती हूँ। अभी कोरोना था, सब लोग वो करियाता होता है वो पी जाते हैं, वो बोलते हैं करियाता नहीं है, हमारा कोका कोला है, क्योंकि दोनों का कलर सेम लगता है। ऐसा नहीं है, आयुर्वेद ने कहा है केवल और केवल मधुर रस जो है, स्वीट है, वही डेली ले सकते हैं, कड़वी चीजें डेली नहीं ले सकते। और उसमें भी यंग मेल है, उनको तो खास डेली नहीं ले सकते। अभी क्या होता है कि बच्चों को कड़वा नहीं दो, कड़वा नहीं दो, कड़वा नहीं दो, तो कड़वा सुदर्शन काढ़ा हो या कृमि विकार काढ़ा, वो रोज देते हैं, रोज उसको नहीं, हाँ बीमार है तो अभी दीजिए, ठीक हो गया तो छोड़ दो, या वीक में एक बार दो, क्योंकि इससे स्पर्म काउंट्स कम होते हैं। इसलिए यंग मेल्स, एडल्ट मेल्स को ये नहीं दिया जाता डेली, ठीक है। तो रोज कड़वा खाने से वायु बढ़ता है और वायु से संधिवात होता है। फिर आता है कटु पदार्थ, यहाँ कटु पदार्थ यानी तीखा, ये भी आज बहुत है। क्या होता है उसमें? गुप्ता जी की भेलपुरी, मिश्रा जी की सेव पूरी, हाँ, पांडे जी का डोसा, हाँ, वेज कोल्हापुरी, पंजाबी, दाल मखनी, ये सब चीजें, पिज्जा, फिर ये वड़ा पाव, ये सभी जो एक्स्ट्रा स्पाइसी, वो बोलते ना भैया जी थोड़ा पानी पूरी खाते हैं तो बोलते थोड़ा भैया जी थोड़ा और वो तीखा डालो ना, तीखा चटनी डालो ना, और ऐसे सिसका रहे बुलाए ना, बस तब जाके हमको ठंडक पहुंचती है। हाँ, और फिर घर पे जाके एसिडिटी वाली गर्म हो जाती है। हाँ, और वही लोग फिर नेक्स्ट डे दवाई लेने आते हैं, उसको एक पानी पूरी कम से कम, एक समझो एक प्लेट पानी पूरी वहां पे तो 25 रुपए में मिल गई होगी, 30 रुपए में मिल गई होगी, लेकिन एक्चुअली उसको पड़ती है 200 रुपये में, क्योंकि उसमें डॉक्टर की फीस भी उसमें आ जाती है। तो एक्स्ट्रा स्पाइसी, और जो ज्यादा स्पाइसी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मिर्ची नहीं खाना है, मिर्ची खाना ही है, उसका रस का अभ्यास रखना ही है, लेकिन अधिक मात्रा में वो नहीं खाना है, जिससे कि मुंह से सिसकारे बुलाए या आंख और नाक से पानी आ जाए, वैसी चीज। जैसे कि कुरकुरे, फिर ये बोल देना अमित जी खाए बीका जी, बीका जी के भुजिए, वो खारी सिंग, वो तली हुई आती सिंग भुजिया, ये सब, ये चीजों का अधिक सेवन आपको जल्दी से ऑस्टियोआर्थराइटिस लाएगा। भले ही बचपन में वो दिखेंगे नहीं, वो थोड़े लेटर एज में वो दिखेंगे, ठीक है। फिर आता है वारी घनागमे, यानी जिनको सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है, उनको क्या होता है, जैसे ही बादल, वारी यानी पानी, और घन यानी पानी वाले बादल, यानी जो काले बादल जैसे जैसे आते हैं, वैसे वैसे उनका पेन बढ़ता जाता है, और जैसे ही बादल चले जाते हैं उनका पेन कम होता है। ऐसा क्यों? ये एक चीज आयुर्वेद में दूसरे रोग के लिए भी बताया है कि बादल आते हैं ना तो अस्थमा का वेग बढ़ जाता है, और चले जाते हैं तो वेग कम होता है। आयुर्वेद एक कुदरत के साथ कनेक्टेड है। हाँ, कुदरत में ही आयुर्वेद है, आयुर्वेद में ही कुदरत है। तो जब बादल आते हैं, सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, वातावरण में ठंडक होती है, ठंडक से वायु बढ़ता है, और वायु से पेन बढ़ जाता है। थोड़ा पेन हो लेकिन वो बढ़ जाता है। उसी तरह जब अस्थमा हो, उसमें भी वायु है, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेना रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना रहता है, तो उसमें भी डिफिकल्टी होती है,
और तब उसके वेग और ज्यादा अस्थमा होने लगता है। ठीक है, फिर आता है परिणति अन्न। ये नेचुरल है कि जब आप खाना खा लेते हो, बराबर है, उसके 2 घंटे बाद धीरे 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 जब पचता है तब कफ धातु कफ दोष होता है, लेकिन उसके बाद फिर वायु आता है, ये नेचुरल होता है। लेकिन यदि ज्यादा पल्सेस खा लिया तो फिर धूम धड़ाका हो जाता है, फार्टिंग हो जाती है। और फिर आता है अपराह्न, यानी शाम को, यानी लगभग सूर्यास्त के टाइम वायु का नेचुरल काल है। मध्याह्न में पित्त और अर्ली मॉर्निंग में कफ। तो ये तीनों को बांट दिया, ये दिन का बांटा हुआ है। और फिर रात का देखो, जैसे 4 प्रहर सुबह होते हैं और 4 प्रहर शाम को होता है। 1 प्रहर यानी 3 घंटा, यानी 12 घंटा सुबह, 12 घंटा शाम को। तो मॉर्निंग जो रहता है वो कफ का काल रहता है, मध्याह्न होता है वो पित्त का, और अपराह्न काल यानी शाम का जो काल होता है, यानी कि आप बोलो ना कि 4 से लेकर 7 बजे तक, समझो आज अभी है तो मेरे ख्याल से सूर्यास्त आता है 6:30 बजे। तो 6:30 से आप 3 घंटा पीछे चले जाओ, 3:30 बजे, यानी 3:30 से 6:30 के बीच में, हाँ, ये वायु का काल है। बराबर, वापिस फिर कफ का आएगा, पित्त का, रात्रि में बोल रहा हूँ, और फिर वायु का। तो बराबर है, तो ऐसे रात के अलग किए हुए और दिन के अलग किए। अभी मैं दिन का ही मैं आपको बता दूं, रात को तो आपको पता नहीं है। और फिर जो रात को जो खाते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, फिर तो वायु ही वायु बढ़ता है, तीनों दोष बढ़ते हैं। ठीक है, कई देखो, कई लोग ऑफिस से आते हैं, मजबूरी में 9 बजे खाना खाना पड़ता है, और फिर वॉकिंग वॉकिंग कुछ होता नहीं है, और ओ या करके ऊपर से भी गैस निकलता है, नीचे से भी गैस निकलता है, किसी को ऐसे दबाओ और फिर गैस निकलता है, इतना वायु भरा भरा हुआ रहता है बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो ये सभी थे उसके कारण। ये इसी में से ही कोई एक कारण होगा जिसका सेवन आप कर रहे होंगे, और उससे कारण ही आपको ये संधिवात हो रहा होगा। तो अभी उसके लक्षण क्या है, तो हम 2 तरीके से देखेंगे। एक मॉडर्न साइंस क्या कहता है इनके बारे में, लक्षणों के बारे में, और आयुर्वेद क्या कहता है। तो आज ये 2 चीज हम देखेंगे और फिर सेशन कंप्लीट करेंगे। तो आयुर्वेद क्या कहता है, सबसे पहले पेन। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, न वाते न विना शूलम, न वाते न विना ही शूलम। बराबर, यानी वायु के बिना कभी भी पेन नहीं होता। ये बराबर दिमाग में बिठा दो, कहीं पे भी पेन हो, वायु है और है। सिर में दुख रहा है, वायु। आंख में दुख रहा है, वायु। दांत में दुख रहा है, वायु। पेट में दुख रहा है, वायु। जॉइंट्स में दुख रहा है, वायु। जहां पे भी पेन हो, वायु है। ऐसे समझ लो, दोनों सिनोनिम ही है। ठीक है, तो पेन होता है जॉइंट्स में, तो क्या, हाँ होता है। फिर क्या कहते हैं आचार्य कि आटोप, यानी जोड़ों या क्रैपिटस की कारण असामान्य आवाज, यानी क्या होता है कि कचर 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 कचर, जब भी आप खमा शमने देते हो या पैर को मोड़ते हो तो ऐसे कचर कचर आवाज आता है, दैट इज कॉल्ड एज आटो। इसको मॉडर्न साइंस में क्रैपिटस कहते हैं। तो अगर आपको वो देख चेक करना हो तो क्या करो, घुटना होगा, यहाँ पे तो कितना होगा पता नहीं, लेकिन समझो ये घुटना है, और उस पे है ना आप हाथ रखो और घुटने पैर को ऐसे आगे पीछे करो। तो छोटे बच्चों में शायद इतना नहीं मिलेगा, लेकिन जिनको लग रहा है कि चलते चलते कटक 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 आवाज आती है, या कचर कचर ऐसे आता है आवाज, कभी हम खमा सामने दिए, या कहीं पे हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो अंदर ऐसा लग रहा है कुछ आवाज आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज एन आटो। फिर कहते हैं वातपूर्ण धृति स्पर्श, यानी समझो मैंने गुब्बारा फुलाया है, बराबर, और उसको मैं बाहर से ऐसे पुर 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 ऐसे में करता हूँ, बराबर, मतलब ऐसे कचर कचर आवाज तो नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे लग रहा है कि कुछ खींच रहा है अंदर से, और फिर चल रहा हूँ। पेन वेन कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अंदर से कुछ टो करके, जैसे हम दरवाजे में भी समझो ऑयल डाल देंगे तो कैसे टो 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 करके आवाज आता है, बस वैसे घुटने में आवाज आना। अगर ये आप सब में आ रहा है तो समझ लेना ये संधिवात की शुरुआत है। अपने ऋषि मुनियों ने पहले ही बोल दिया है, ये सब होगा ना तो आप समझ लेना और अलर्ट हो जाना, और पहले ट्रीटमेंट चालू कर देना, पहले ही सब ध्यान रख देना,
अर्ली स्टेज हो तो होम रेमेडी से वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। फिर होता है शोथ, कई लोगों को उस पर सूजन भी होती है। ठीक है, तो सूजन आ जाती है, उसको बोलते हैं शोथ। और फिर आता है प्रसारण आंकुचन यो प्रवृत्ति संवेदना। आंकुचन प्रश्न यानी एडक्शन एबडक्शन, यानी ऐसे आगे पीछे हम करते हैं और वेदना होती है, तो समझ लेना वो संधिवात है। प्रसार आंकुचन बोलते हैं ना, जो भी अपने मातृभाषा में पढ़े होंगे, आंकुचन और प्रसारण। और आंकुचन यानी ये, प्रसार यानी प्रसार करना। तो ऐसे ही करते करते यदि मुझे जॉइंट में पेन है तो समझ लेना वो संधिवात है। तो इससे आपको पता चल जाएगा, डायग्नोसिस हो जाएगा। आपको डॉक्टर के पास ये पूछने की जरूरत नहीं कि मुझे कौन सा रोग है। देखो, ये आयुर्वेद कोर्स ही इसीलिए है कि कम से कम आप बेसिक निदान कर सको, या प्राइमरी स्टेज में हो तो उससे आप पहचान सको, और वहीं से आप ध्यान रखो जिससे कि वो डिजीज भी आगे ना बढ़े और मेडिसिन तक जाना भी ना पड़े। ठीक है, चलिए, तो अभी फिर मॉडर्न साइंस क्या कहता है, क्या क्या होता है उसमें। तो सबसे पहले पेन, जो मैंने बोला। फिर बोलते टेंडरनेस, यानी क्या, उसको समझो मुझे यहाँ पे पेन है, लगे टच किया ना, अरे नहीं 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 डॉक्टर साहब मत, ऐसे मत करो, टच करने पर भी पेन होता है, उसको कहते हैं टेंडरनेस। फिर कहते हैं लॉस ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज, कि अभी समझो मेरे यहाँ पे रिस्ट जॉइंट में है तो मैं आटा नहीं कर सकती, बराबर है, तो जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो नहीं कर सकते, यानी रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट हो जाता है, बराबर। एक लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा था पहले, लेकिन अभी पूरा नहीं घुमा पाता, या फोल्डेड शोल्डर होता है ना, बस अभी इससे ज्यादा हाथ नहीं जाता लेकिन दूसरा पूरा जाता है, तो वो हो गया लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। स्टिफनेस, जकड़ गया है एकदम, स्टिफनेस, स्टिफ हो गया है। फिर मेरे क्रैकलिंग नॉइस, उसको बोलते हैं क्रेपिटस, या ग्रेटलिंग सेंसेशन, जो मैंने आगे बोला अटोप और वातपूर्ण द्वितीय स्पर्श, डायरेक्ट मॉडर्न साइंस ने ले लिया है। फिर मसल स्पाज्म एंड कॉन्ट्रैक्शन इन टेंडन्स, यानी क्या होता है पता है क्या, कि अचानक हमें मसल्स में से क्रैम्प आने लगते हैं, ऐसा लगता है कोई निचोड़ रहा है। हाँ, जैसे हम टॉवेल है उसको पानी निकालने से निचोड़ते हैं, तो ऐसा हमें पेन होने लगता है, मसल्स में ऐसे स्पाज्म आ जाते हैं एकदम, या कभी कभी क्या कड़क हो जाता है, बराबर है। जो काफ मसल है, पैर की जो पिंडियां बोलते हैं, हम यात्रा करके आते हैं तो कैसे बोलते हैं ना गुजराती में, गोटला चढ़ी है काफ मसल्स में, उसको आयुर्वेद में पिंडी को उद्वेष्टन कहते हैं, तो वो स्पाज्म होने लगता है कभी कभी। फ्लूइड इन द जॉइंट, मतलब मैंने बोला सूजन जैसा कभी लगता है। इंक्रीज पेन एसोसिएटेड विथ कोल्ड टेम्परेचर, जैसे मैंने बोला कि शैत्य आदि हो या वारी, यानी जो काले बादल अगर छा जाते हैं, बारिश आने का टाइम होता है, तब ज्यादा पेन होता है। हाई ह्यूमिडिटी, जैसे मैंने बोला, और अ ड्रॉप इन बैरोमेट्रिक प्रेशर, ड्रॉप डाउन हो जाए तो भी पेन, बराबर है। तो अभी उसमें तो जो डाउन होता है वो एसी से ही होता है। विथ प्रोग्रेशन जॉइंट्स अपीयर लार्जर, अभी नॉर्मल जॉइंट नहीं, अभी वो थोड़े बड़े लगते हैं, स्वोलन लगते हैं, और वो स्टिफ भी होते हैं और पेनफुल भी होते हैं, बराबर है। पेशेंट फील्स बेटर while with gentle use but worse with excessive और prolonged use of joints, यानी नॉर्मल मूवमेंट कर सकते हैं लेकिन अगर बियॉन्ड कैपेसिटी कर दिया तो पेन चालू हो जाता है। और ये चीज जो है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डिस्टिंग्विश फीचर है, उसमें से हमें पता चलता है हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं है। आप लोग कैसे जानोगे आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, या ऑस्टियो आर्थराइटिस है? ये तीनों चीज अलग है, ये तीनों रोग अलग है, तीनों की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। हमें ये लगता है जॉइंट पेन है तो जिन्होंने सुना संधिवात है, वो आम बात को भी संधिवात ही बोलते हैं, पेशेंट ही बोलते हैं मेरे को संधिवात है, वो डायग्नोस करके ही आते हैं, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होता है। हाँ, आप में से कोई आएगा तो बोलेगा कि सर आपने सीखा था वैसे, मुझे संधिवात है कि आम बात है। आशा करता हूँ वो ना हो, लेकिन ये डिस्टिंग्विश फीचर है। हाँ, और उसमें तो ये तीनों कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे ना, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे की सीरीज में बताऊंगा। नोट्स, नोट्स गांठें हो जाती है। फिर बुनियंस, यानी पेनफुल स्वेलिंग वहां पे, वो एक टिपिकल है ना, गाउट में भी ये दिखता है।
और टोज पे जो टोज होता है पैर का, उसके साइड का बोन थोड़ा सूज जाता है या बाहर आ जाता है, बराबर है। और बोनी स्पर्स यानी ऐसे अणीदार ऐसे बोन हो जाते हैं, और खास करके एडियो में होता है। इसके बाद मैं वही लेने वाला हूँ, ये जब संधिवात पूरा हो जाएगा तो एक या दो सेशन में, फिर कई लोगों को एडियो में दुखता है, ऐसे पैर लगते और जैसे लगता है कांटा घुस गया। क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे ठीक होता है? हाँ, और मैं इसलिए लूंगा क्योंकि मेरी प्रैक्टिस 17 साल पहले जो चालू की उसमें सबसे पहला केस एक कैल्केनियल स्पर था, और वो 10 दिन में ठीक हो गया। 10 दिन में। अभी तो ऐसे है कि भाई हार्डली मेडिसिन, विदाउट मेडिसिन भी वो ठीक हो सकता है, लेकिन वो मैं आगे वो सीरीज में मैं लूंगा। तो ये बोनी स्पर्स है, ठीक है। तो ये होता है। तो बस ये चीज थी आपको बताने के लिए कि इन इन कारणों से संधिवात होता है, और जब होता है तो उसके ये लक्षण होते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करें, हाँ, इसका रिहैबिलिटेशन कैसे करें, वो हम अगले सेशंस में देखेंगे। और तब तक हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। यस, जिनको भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो जब रेज हैंड कर ले।